नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 2 राज्यों में मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। 3 राज्य जहां पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां अभी भी यह फैसला नहीं हुआ है कि कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार, या यूं कहें कि चेहरा, और किसे बनाएगी बीजेपी मुख्यमंत्री। फिलहाल गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है। आज बीजेपी ने सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं 3 राज्यों में। अ, इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम चलेंगे शेखर अय्यर जी के पास। शेखर जी, जो ऑब्जर्वर्स की अपॉइंटमेंट हुई है आज, उसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, एक बार हमारे दर्शकों को बताया। धन्यवाद नीरज जी। काफी पिछले 4-5 दिन से इतने सस्पेंस इस मामले पर जारी था कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर कब होंगे, कब जो अ, विधायक दल की मीटिंग कब बुलाई जाएगी, फिर कब फैसला होगा, इसको लेकर था। आज जो उस प्रक्रिया में जो पहला कदम जो है, ऑब्जर्वर की घोषणा हुई है। अब ऐसा है मामला कि राजस्थान में आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट राजस्थान में है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी उनकी थर्ड टर्म ये होगी जब भी बनेंगे, अगर बनेंगे। तो सवाल इसी पर था। उससे पहले 2 दिन पहले भी इतना कुछ बताया जा रहा था कि भाई किसी प्रकार से प्रेशर दिया जा रहा है, दबाव डालने की कोशिश हो रही है। कुछ एमपीज को अलग से रिसोर्ट भेजा गया, फिर उनको वहां से निकाला गया। और उससे पहले दिन यानी सोमवार को रिजल्ट के अगले ही दिन ही कुछ एमएलए मिले थे वसुंधरा के साथ, डिनर की कोई बात थी। लेकिन वसुंधरा जी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन है, ऐसा कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है। और उन्होंने भी सेंट्रल हाईकमांड को बता दिया था कि कोई गलती नहीं करेंगे जो पहले जिस तरह की गलतियां हुई थी, कि एक प्रकार से ग्रुप बनाओ, ब्लॉक बनाओ। लेकिन फिर भी ये एक मैसेज आ रहा था कि भाई कोशिश तो हो रही है, जो वसुंधरा जी के जो समर्थक हैं, कि उनका जो दावा है उसको नकारा ना जाए। लेकिन जो ऑब्जर्वर्स जो अपॉइंटमेंट हुए, प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया है कि राजनाथ जी उस ऑब्जर्वर टीम का जो नेतृत्व करेंगे, जयपुर जाएंगे। मुझे लगता है शनिवार यानी कल जा सकते, जाके मीटिंग बुला के, और संडे तक ये मामला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राजनाथ जी को वहां भेजना मुझे लगता है कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि राजनाथ जी अगर जा रहे हैं, इसका मतलब वसुंधरा जी के लिए थोड़े दिक्कत बढ़ सकते हैं। यानी पूरा उनको ये नहीं हो सकता है, मतलब मुख्यमंत्री बना भी दे, लेकिन जो मंत्रिमंडल गठन होगी उसमें उप मुख्यमंत्री की बात हो सकती है, एक नहीं, 2 या 3, जो भी होगा। और उनकी जो से रहेगा अपने टीम पे, वो ज्यादा नहीं होगा, एक प्रकार से बैलेंसिंग की बात होगी। क्योंकि अगर राजनाथ सिंह बहुत पूर्व पार्टी अध्यक्ष भी है, इसका मतलब, और वसुंधरा के साथ उनके रिश्ते अच्छे रिश्ते हैं, तो प्रधानमंत्री को वसुंधरा राजे को वहां भेजना का मतलब कि किसी तरह वसुंधरा को भी कन्विंस करके, जो भी फॉर्मूला तय हो चुका है, मैं मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्मूला तय कर लिया राजस्थान के लिए, उस फॉर्मूला के हिसाब से ही वो राजनाथ जी वहां जाके करेंगे। ये हो गया मध्य प्रदेश की बात। दूसरी बड़ी दिलचस्पी चॉइस है जो मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए जो टीम जा रही है उसके नेतृत्व कर रहे हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब सवाल आता है कि भाई कहाँ से खट्टर आ गए मध्य प्रदेश में, कहीं चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए, कहीं नहीं आए, पर ये क्यों आए? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है नीरज जी। देखिए, कुछ समय से वहां पे मध्य प्रदेश को लेकर ये थी कि भाई शिवराज सिंह चौहान का वहां पे काफी जो सिचुएशन चाह दो, वहां पे चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ, जी। काफी दिक्कतें थी। कि सवाल था कि भाई उनके तो कैंपेन बाद में जोर पकड़ी, लेकिन शुरू में आपने देखा होगा उनकी जो उनके समर्थक में जो एमएलए है उनको टिकटें देना न देना। फिर उसके बाद कुछ नए चेहरे के लेने की बात थी, पर किसी तरह जो फिटिक फैक्टर है उसको कैसे कम किया जाए, एंटी इनकम्बेंसी कैसे कम किया जाए, बड़े चीजें बताया जाता है। लेकिन जिस तरह शिवराज सिंह ने जम के कैंपेन किए, और आपने ये भी देखा हो गया रिजल्ट आने के बाद भी तुरंत छिंदवाड़े में जाके उन्होंने 29 आउट ऑफ 29 का एक कैंपेन शुरू कर दिया। यानी लोकसभा के जो मध्य प्रदेश है 29 सीट है,
वो 29 से पूरा 29 बीजेपी को जीतना है करके कार्यक्रम उन्होंने शुरू कर दिया। वो छिंदवाड़े में थे और छिंदवाड़े में उन्होंने फंक्शन भी एक अटेंड करके पार्टी वर्कर्स को भी एक आह्वान कर दिया। इसका मतलब शिवराज सिंह को लग रहा है कि भाई लोकसभा चुनाव, कम से कम लोकसभा चुनाव और उसके पश्चात हो सकता है कुछ महीने के लिए उनको वो दायित्व दिया जा सकता है। इसीलिए शिवराज सिंह भी बड़े ये में किया, लेकिन कट्टर को भेजना, फिर वही बात पर आती हूँ कि मनोहर लाल कट्टर का भेजना इसका मतलब है, क्योंकि बात की जा रही थी कि अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान के बीच में जो जो प्रकार के जो संतुलन की बात थी, तो अमित शाह का हमेशा ये था भाई बहुत चेंजेस आनी चाहिए और समय आ गया कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के लिए जो असेंबली चुनाव में जो चुनौतियां थी वो लोकसभा में रिपीट नहीं होना है। इसका मतलब अमित शाह भी चाहते थे भाई कोई चेंज हो, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेज के, और डायरेक्टली मनोहर लाल खट्टर वो है ऐसे एक व्यक्ति है जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, तो मुझे लगता है जो भी फॉर्मूला मध्य प्रदेश के लिए हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के दोबारा बन जाएंगे, यानी इनकी ये 5th टर्म होगी, लेकिन साथ में उप मुख्यमंत्री हो सकते, 2 से ज्यादा भी हो सकते। उसके नाम सामने आ रहे, एक नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा प्रहलाद पटेल, और वही बैलेंस ही करनी होगी जनरल कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी की, और हो सकता है और भी एक दो, क्योंकि ट्राइबल की भी बात आएगी, बार बार किया जा रहा है भाई ओबीसी ये करना है, और एक प्रकार से ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है कि भाई आने वाले पूरे 5 साल नहीं है, हो सकता है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अगर शिवराज जी अब बनते हैं तो वो केंद्र में आने के लिए उनके लिए अपील हो सकती है। ये हो गया मध्य प्रदेश। सबसे आसान जो परिस्थिति मैं देख रहा हूं वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के आदिवासी नेता है, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता है और झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, उनको भेजा जा रहा है। इसका मतलब वहां पे परिवर्तन की संभावना लगभग आप कह सकते हैं 99.9% है। मुझे नहीं लगता कि रमन सिंह को वहां दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि रमन सिंह में एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट से झारखंड भेजे गए थे, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य चुनाव भी लड़े, लेकिन कोई फेस प्रोजेक्ट नहीं किया था। और अब बात आती है झारखंड यानी छत्तीसगढ़ में सबसे आगे कौन है रेस में। मुझे लगता है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बार बार महिला की बात करते हैं, महिला की आरक्षण की भी बिल भी पास हुई है, महिला चेहरे और आगे आना है। मुझे लगता है जो रेणुका सिंह है, जो एक आदिवासी है, अभी केंद्र में मंत्री है, उन्होंने केंद्र पद भी इस्तीफा दे दिया, अपना लोकसभा सदस्यता भी इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है उनका चांस, क्योंकि एक महिला भी होंगे और ये भी होंगे। आप देख लीजिए नीरज जी, अगर वसुंधरा आते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री फिर दोबारा बन के, लेकिन हो सकता है उनकी थोड़ा इन्फ्लुएंस थोड़ा कर्व्ड हो, क्योंकि उपमंत्री होंगे, और यहाँ पे एक महिला आदिवासी आएंगे छत्तीसगढ़ में। इसका भी ये चुनाव के बाद 2 महिला मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री के माइंड में चल रहा है, इसका भी बड़ा असर होगा लोकसभा चुनाव में। और बीजेपी की जो हमेशा एक डिबेटिंग पॉइंट रही है कि हम महिलाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके साथ साथ ओबीसी को भी आगे बढ़ रहा है, जितने पिछड़े वर्ग है, वंचित है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। किसी तरह आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन को कोई मौका नहीं छोड़ना है जिससे वो ये ओबीसी फैक्टर या दलित फैक्टर या एसटी फैक्टर को लोकसभा चुनाव में इसको कोई बड़ा मुद्दा ना बनाए। नीरज जी, मेरे ख्याल से काउंटर करने की तैयारी पूरी है। औरंगजेब के पास चलेंगे, औरंगजेब से एक कमेंट लेते हैं। औरंगजेब, जैसे शेखर जी ने बताया कि ना तो ओबीसी में, ना ट्राइबल के मुद्दे पे, ना वुमेन के मुद्दे पे, इसी 3 राज्यों से पूरा का पूरा संकेत विपक्ष को दिया जा रहा है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखना चालू कर दिया है कि जैसे कह सकते हैं पीएम मोदी इज ऑन रोल। सो वो हर मुद्दे पे अब कांग्रेस को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, ट्विटर पे भी। सो ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो तैयारी, कैंपेन अभी से चालू हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जिस तरह से ये हुआ, लेकिन हम एक वन साइडेड देख रहे हैं। जी दूसरी साइड से अभी वो तैयारी नहीं दिख रही है। जी, आप ही बताएं, आप दूसरी साइड से तैयारी क्या रहने वाली है और क्या हो रही नहीं, है। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी वो तैयारी दिख नहीं रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीटिंग, जो इंडिया ब्लॉक है, उसका अभी स्टेटस जानना बहुत जरूरी है कि क्या है स्टेटस। तो उसमें जैसे देखिए कांग्रेस ने क्या किया,
जब 3 तारीख को चुनाव नतीजे आ रहे थे, उसी दिन उन्होंने डायल किया फोन सबको। देखिए, जब वो हार रहे थे, अगर उन्होंने एक दिन पहले किया होता, या जब चुनाव जिस दिन पोलिंग खत्म हुई, तो थोड़ी सी बात बन जाती। लेकिन चूंकि उसी दिन किया गया, तो काफी नाराज हुए हैं उस पे लीडर। जैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि हमें 2 हफ्ते पहले बताया करो चीफ मिनिस्टर्स को, कम से कम हमें अपना सारा कुछ देखना पड़ता है, क्या हमारा आगे का क्या है। तो अभी मैं वो तैयारी यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हालांकि आप कह रहे हैं कि 3rd वीक ऑफ दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी भी चले जा रहे हैं, अभी जाने वाले हैं बाहर। तो जिस तरह से बीजेपी ने या मोदी ने जिस तरह से ये किया है, अपनी चुनावी कैंपेन 2024 के लिए प्रारंभ की है, उसके हिसाब से अभी यहाँ कोई तैयारी नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि सी, बाय नाउ दे शुड हैव, नो, उन्होंने एकदम कैंपेन स्टार्ट कर चुके होते, क्योंकि जो 3 स्टेट्स में जो इलेक्शन के नतीजे आए, उसके बाद तो उनको बैठने का बिल्कुल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा अभी। सो थिंग्स आर गोइंग एट अ स्लो पेस, आप ये कह सकते हो। वो चीज नहीं देखने में आ रही है जो जनरली देखने में आनी चाहिए, नीरज। शेखर जी के पास वापस आना चाहूंगा। आपका ये मानना है कि संडे तक डिसीजन हो जाएगा? मुझे लगता है कल शाम तक की आपको काफी इशारा मिल जाएगा, अगर विधायक दल की बैठक बुझा जाए तीनों राज्यों में। लेकिन बात यही है नीरज जी, देखिए, जब कर्नाटक चुनाव का परिणाम आया था, वहां भी 1 हफ्ते लगा था, तब बीजेपी ठोक रही थी कांग्रेस को, जी। भाई क्या हुआ, क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों ये लड़ाई हो रही है। तो ये मौका कांग्रेस भी आ रहा है। लेकिन बात एक चीज हमें समझनी चाहिए, तो समझ की बात करता हूँ। देखिए, बीजेपी में एक सीएम सिलेक्शन और कांग्रेस में सीएम सिलेक्शन में बहुत बड़ी डिफरेंस है। देखिए, कांग्रेस में सीएम सिलेक्शन लगभग चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमांड यानी गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक प्रकार से माइंड बना लेते हैं। बाकी जो चीज है वो प्रक्रिया ही है, और अनलेस बड़ी चैलेंज भी हो, तब भी जो उन्होंने माइंड बन चुका है वही है। आप कह सकते हैं भाई बीजेपी भी है ही है, जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तय किया वही होता है। लेकिन क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिसीजन कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है कि मोदी जी ने कोई तय कर लिया तो वही होना है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि अगर माइंड मेकअप कर लिया तो वो किसी तरह चेंज नहीं होता। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज हो सकता है, कि जो स्थिति का आज मैंने विवरण किया है वो एज ऑब्टेनिंग नाउ हो सकता है, जाके और कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। क्योंकि क्या, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश की उदाहरण दे रहा हूं, जब 2017 में चुनाव हुआ था, चुनाव में योगी जी का योगदान बहुत रहा। इनफैक्ट योगी वो एकमात्र लीडर थे, अमित शाह को छोड़ के, प्रधानमंत्री के छोड़े, एंटायर यूपी कैंपेन के थे। तब भी किसी को नहीं लगा कि भाई योगी को विल बी कंसिडर्ड फॉर सीएम पोस्ट। गोरखपुर में एक सदस्य है, संसद सदस्य है, बस यही था। लेकिन जब उस समय जो बात आई, और हमारे जो मनोज सिन्हा आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनका नाम सबसे ऊपर था। यह भी कहा गया भाई प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि उन्हीं को वहां भेजा जाए, क्योंकि यूपी में बहुत काम होना है। लेकिन जाके जाके जब संसदीय दल बैठक बुलाई गई तो पूरी परिस्थिति बदल गई, फिर योगी का नाम आ गया। उस समय कहा जाए कि भाई जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के अलावा अगर एकमात्र जो कैंपेनर रहे, स्टार कैंपेनर रहे, वो योगी थे। और योगी जी ने सबके कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना डिमांड था, सबने उन्हीं को बुलाया। एक प्रकार से सबकी जीत में स्वयं जो नए जो चुने हुए जो विधायक थे, सब कह रहे थे कि हमारे कैंपेन में योगी जी का बड़ा रोल था। यानी इतना तक कह रहे थे पीएम तो आए थे, लेकिन ज्यादातर कैंपेन हमारी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में योगी किए थे। जाके फैसला फिर बदल गया क्योंकि पहला तो मनोज सिन्हा का। अच्छा, ये अब सवाल आता है भाई मनोज सिन्हा का सब कुछ हो गया कैसे? नहीं, मनोज सिन्हा उसके तैयारी, उनको कहा गया भाई आप तैयार हो जाइए, दिल्ली से लखनऊ जाइए। तो वो क्या किए, पहले गए वहां पे, अपने वो बनारस के बिलोंग करते हैं, तो अपने जो गाजीपुर में जो उनका है वहां गए, उनके अपने जो कुल देवी या देवता जो भी है, उन मंदिर गए, माथा टेके, वहां पूजा पाठ सब कर लिए, फिर आके तैयार हो गए लिफ्ट शिफ्ट करने के लिए लखनऊ को। फिर जाके डिसीजन बदला। यानी ग्राउंड सिचुएशन क्या है, देखिए, ये जो ऑब्जर्वर जाएंगे अवश्य बात करेंगे सब एमएलए से, क्योंकि एक्सरसाइज जरूर किया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई तय हो गया थोप देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और राजस्थान में आप जानते हैं कि जिस प्रकार की जो परिस्थिति है,
तो ये करेंगे। और मुझे जो जानकारी मिली है, कल जो वसुंधरा जी का लंबा मीटिंग हुआ हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, उसके बाद जो फीडबैक जो है कि वसुंधरा बड़ी खुशी थी कि उनकी अच्छी मीटिंग, उनके जो समर्थक सब कह रहे थे ना अच्छी मीटिंग हुई है। अब आज की परिस्थिति में अच्छी मीटिंग का मतलब उनको, उनकी जो दावा है उसको रिजेक्ट नहीं हुआ है, मतलब इट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। अब मामला कंसिडरेशन से एक्टिव कंसिडरेशन हो गया है, इसलिए वसुंधरा खुश थी। अब बात आएगी, देखिए मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए, मैं इसीलिए अलग फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, वसुंधरा सीएम हो सकती है, लेकिन ऐसा एक व्यवस्था बनाया जाएगा जहां पे लगेगा कि वसुंधरा सीएम रहेगी, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं, बाकी जो सिस्टम है, उसमें और भी नंबर 2 की गुंजाइश होगी, जहां पे उनकी भी बड़ी एक्टिव काम होगी। क्योंकि सबके सामने चैलेंज वही है। देखिए तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री की तरफ से अगर एक ही दृष्टिकोण है तो यही है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और इस समय बीजेपी के पास 28 सीटें। एक सीट जो है वो कमलनाथ की बेटे की है, नकुलनाथ की। जी अब शिवराज सिंह चौहान वहां ऑलरेडी छिंदवाड़ा जा चुके हैं और 29 आउट ऑफ 29 की बात कर रहे हैं, जी। मतलब 29 आउट ऑफ 29। ये, अब राजस्थान का स्ट्राइक रेट हुआ करता था 25 आउट ऑफ 25। नहीं, पिछले बार भी वही हुआ है, 25 आउट ऑफ 25। तब बिल्कुल। मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूं कि भाई वसुंधरा जी हो या कोई भी और कोई जो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या बनेंगे, उनको उनको यही चैलेंज होगा। भाई पिछले रिकॉर्ड है 25 आउट ऑफ 25, एक कम नहीं हो सकता। एक कम भी हो गया तो उनकी फ्यूचर पे भी सवाल आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और वैसे आप छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ में वहां पे 11 सीट है, 11 से 9 बीजेपी के पास है। तो सब सब जगह जो मुख्यमंत्री बनेंगे आगे 6 महीने में, उनकी कंसंट्रेशन ऐसी रहेगी कि ऐसा कार्यक्रम आगे करना है, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं और सरकारी प्रोग्राम्स हैं और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि वो वोट, जो पार्लियामेंट्री वोट भी इनकी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का ओवरऑल जो मोदी जी का जो 3rd टर्म के लिए जो एक जो कोशिश बिल्कुल रही है, और इस बार प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी चैलेंज रखी है सबके लिए कि बीजेपी की जो वोट स्ट्रेंथ है 50% से ऊपर होना है। 3rd टर्म ऐसा नहीं मिलना है, 3rd टर्म जम के मिलना है ताकि लोग इस तरह की वर्डिक्ट दे, एक पॉजिटिव वोट दे। जी शेखर जी, मैंने एक चीज नोटिस किया है, चाहे 2014 के चुनाव हो और इनफैक्ट 2019 में तो और भी ज्यादा ये जो मार्जिन है, वोट मार्जिन की हमेशा बात होती है। कंट्री में तकरीबन 38-39% बीजेपी को वोट मिलता है। लोग कहते हैं कि जी इतना ही है आपके पास, 61% लोग आपको नहीं चाहते। लेकिन अगर हम स्टेट वाइज देखें तो मैंने कितनी बार नोटिस किया है कि कई सारे स्टेट्स, खास करके नॉर्थ इंडिया में जहां बीजेपी जीत के आती है, वहां पे ऑटोमेटिकली वोटिंग परसेंटेज 50% के ऊपर रहता है। कई स्टेट्स में 60% तक चला जाता है। एनीवेज, औरंगजेब के पास आते हैं। औरंगजेब मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए इसमें बीजेपी ठोके कांग्रेस ठोके, ये एक प्रक्रिया है। देखिए जब ऐसा कुछ आता है, हर एक लीडर जो है उसकी एम्बिशन है, वो क्यों अपना मौका गवा दे। सपोज मैं आज किसी जगह हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरा चांस आ जाए। ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी अगर मुख्यमंत्री बन रहा है पिछले 4 टर्म से तो वही बनता रहे। तो हर एक अपना अपना वहां पे एक जो है एक क्लेम स्टेक कर देता है, और उसके लिए ठीक बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो इसमें टाइम जो है, प्रक्रिया के प्रोसेस है, एक प्रोसेस के हिसाब से टाइम लग रहा है। रही बात, देखिए इसी बीजेपी ने येदियुरप्पा को बुला के तो रिजाइन करवा दिया, जी रूपानी को बुला के रिजाइन करवा दिया, है ना। तो वो भी देखा जाए तो ये हर तरह से जब लीडरशिप डिसाइड करती है तो पूरा एक प्रोसेस है, और लीडरशिप की अल्टीमेटली हाईकमांड का डिसीजन प्रिवेल होता है, चाहे इधर चाहे उधर, फिर जी। वही होता है। तो अदरवाइज इतना अगर ये होता, इजी होता ये शिवराज सिंह के लिए या वसुंधरा राजे के लिए, तो उनको तो नेक्स्ट डे ओथ लेते वो। लेकिन हर एक का अपना उसमें स्टेक है, हर एक क्लेम कर रहा है, और वो जायज है। इसमें देर लगे सवेर लगे वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना अच्छा है कि इसको सुलझा के कर रहे हैं, उतना उनके लिए आगे के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद यही बात राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए भी। जी सर, जी सर, बताएं सर। नहीं जी, मैं एक बात बड़ी लाइट लगेगी लेकिन उसका भी कुछ है। देखिए कांग्रेस में बड़ा सवाल सिंपल है।
क्योंकि जो मुख्यमंत्री है उन पर एक एक जो चीज एक बड़ी डिमांड जो होती है कि पार्टी की धनराशि जुटाने में बड़ा रोल रहता है। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि अगर आज रेवंत रेड्डी को वहां बनाया गया है कि रेवंत रेड्डी शुड बी इन अ पोजीशन टू मैनेज द पार्टी एंड ऑल्सो डू द वर्क ऑफ डीके शिव कुमार, जैसे वो कर्नाटक में कर रहे हैं। यानी पार्टी की जो आगे वाली जो चुनौतियां इलेक्शन की जो है उसके लिए सामग्री ढूंढने में, सामग्री इकट्ठे करने में ये करना है। देखिए बड़ा क्लियर है, बीजेपी में ऐसे सीएम पर पूरा इतना दायित्व नहीं बनता है, क्योंकि सामग्री ढूंढने वाले और कोई होते हैं। सामग्री जो चाहिए वो तो ऑल इंडिया लेवल पे इंडेंट होता है। यहाँ पे क्या है कि वो मुख्यमंत्री का, देखिए तेलंगाना विक्ट्री कांग्रेस के लिए इसलिए तो सिग्निफिकेंट है कि कर्नाटक के बाद एक दूसरा कैश रिच जो राज्य मिल गया है। इसका मतलब कांग्रेस के लिए जो रिसोर्सेस को लेकर, जैसे जैसे आप देखिए उत्तर भारत में एक ही स्टेट है हिमाचल। हिमाचल कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो बड़ी फंड्स के लिए कुछ कर पाएगा, ज्यादा ज्यादा कर पाएगा, कोई बड़ी इंडस्ट्रियल बेस भी प्रॉब्लम्स नहीं है अभी। वो वहां पे बहुत सारी आपदा आई, वहां पे काफी हाँ प्रॉब्लम्स होती है अपने उनको। प्रॉब्लम्स है। नहीं, हिमाचल उस कैटेगरी में, लेकिन कर्नाटका और तेलंगाना ये बड़े दो इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए इस मामले में। और आप जानते हैं रेवंत रेड्डी जो है वो हमारे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के परम शिष्य हैं, और इनका भी जो रहा है उनकी बड़ी इंटरेस्ट रही है रियलिटी सेक्टर में, उनकी एक्सपीरियंस भी है रियलिटी के जो ग्रोथ को लेकर। आप देखेंगे रेवंत रेड्डी लग जाएंगे तेलंगाना में दोबारा, फिर हैदराबाद साइबराबाद और कोई बात भी आ सकता है अभी, जिसमें पूरा फोकस रहेगा भाई किसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये देखिए एक मौका मिलता है, और रेवंत रेड्डी, अब प्राइम मिनिस्टर की भी गतिशक्ति कार्यक्रम चल रहा है, 100 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो मुझे लगता है रेवंत रेड्डी पूरा लग जाएंगे। और रेवंत रेड्डी का यही काम रहेगा कि आप वो जो तेलंगाना के जो 17 सीटें हैं लोकसभा सीट, उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को उम्मीदवार को जितवाएं, और बाकी जो तैयारी है, बाकी जो कांग्रेस के लिए जो पार्लियामेंट चुनाव के लिए बाकी राज्यों में जो चैलेंजेस है उसके भी मदद करें। जी, अभी चूंकि हम साउथ और नॉर्थ की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने एक मुद्दा भी छेड़ दिया है कि और हालांकि कई बार मुझे डेरोगेटरी भी लगा था। शेखर जी आपने भी देखा होगा, औरंगजेब भाई आपने भी देखा होगा कि नॉर्थ के वोटर्स की थिंकिंग कैपेबिलिटी पे सवाल उठाया था उस पर्टिकुलर बहस में। वो बहस कई लोगों को पसंद नहीं आया था। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर निशाना साउथ में कैश रिच स्टेट्स पे है और वो जीतते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वहीं से निकली होगी, उसी खुशी से निकली होगी ये बात। औरंगजेब भाई आपके कांग्रेस के सूत्र क्या कहते हैं इस पे? नहीं, ये तो बेहुदा बहस है। देखिए, अगर आपने जीतना है तो आपको नॉर्थ में है, आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। आप ये देखो कि अगर आप नॉर्थ में है ही नहीं तो आप साउथ के तो पार्टी तो बन के नहीं रहोगे। देखिए, ये बहुत ही बेफुल जिसने भी ये उठाया। आपको यूपी में जो गढ़ है पावर का, वहां पे आपको अपने आप को वापस रिवाइव करना ही पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली चाहिए, आप उसके बगैर नहीं सोच सकते हो। आप जो हिंदी हार्टलैंड है उसमें आप नहीं रहोगे तो साउथ में रहोगे। इसके स्ट्रैटेजी किसकी है, ये क्या नहीं है। देखिए, राहुल, मेरे हिसाब से राहुल गांधी को वापस अमेठी में लड़ना चाहिए, भले ही हार जाए। देखिए, हारना जीतना अलग है, लेकिन आपको जहां अगर लास्ट टाइम वो नहीं चले गए होते, हार भी गए होते, इस बार जीत जाते। क्योंकि लोगों का आप काम कर रहे हो ना, आप चल के उठ के, अब बात चल रही है कर्नाटका में लड़ेंगे। तो ये जो आप, ये ठीक नहीं है, ये पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम जो है, आपको एक डिसीजन, एक रोड मैप बनाना होगा कि कैसे अपने आप को नॉर्थ में लेकिन रिवाइव कर ले। लेकिन औरंगजेब भाई, रोड मैप अब बना के क्या फायदा? 5 साल बीत गए, 5 साल में यूपी में जाके इनको ग्राउंड पे काम करके कुछ अपना सपोर्ट जुटाना चाहिए था। वो तो कहीं दिखा ही नहीं। अब तो अगले 6 महीने बचे हुए, 6 महीने में ये क्या कर लेंगे? लेकिन देखिए, अब देर सवेर कहीं तो कहीं स्टार्ट करना है। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप यही सोच के करोगे आप 6 महीने आगे इलेक्शन है और कुछ नहीं करोगे, तो फिर भी और भी। मैं कह रहा हूं कि कम से कम अगर आप फाइटिंग में ही आ जाओ किसी भी सीट पे, 4 पे, 2 पे। अभी तो आप ये भी नहीं मालूम है कि सोनिया गांधी अगर लड़ेंगी रायबरेली तो क्या हालत होगी, ये भी पता नहीं। और अगर वो नहीं लड़ेंगी, कौन लड़ेगा उनके बदले, वो क्या उसका वहां पे हाल होगा, वो भी एक देखने वाली चीज है। तो काफी चीजें ये देखने को है कि क्या हो रहा है।
और हिंदी हार्टलैंड को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। आपको अगर रहना है, आपको दिल्ली पहुंचना है, तो आपको वया हिंदी हार्टलैंड कर्व बेल्ट की तरफ से ही आना पड़ेगा। वैसे यूपी तो बहुत ही यूनिक केस है शेखर जी। आपने मतलब इतना तो आप मानेंगे कि जो चुनाव हुए थे, पिछले चुनाव, उसमें तीनों पार्टियां एक साथ आ गई थी। और मतलब सब कोई साथ में मिलकर के भी, अब जब वोट परसेंटेज ही 60% से ऊपर हो जाए तो कोई क्या कर लेगा? फिर तो कोई मतलब चाहे आप जितना इकट्ठे हो जाए, दो चार और पार्टी बना करके भी इकट्ठा कर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल इस मुद्दे पे हम इतना ही बातचीत करेंगे। फिर हाजिर होंगे अपने दर्शकों के साथ किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।